Really? क्लास जनाब फर्स्ट ईयर की क्लास हमारी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि वी हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 हम जनाब पढ़ रहे हैं और इसका नाम ऑप्टिक्स है। लास्ट क्लास पर आपको याद होगा तो हमने टॉपिक डिस्कस किया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, और हमने उसके प्रिंसिपल, स्ट्रक्चर, वर्किंग वगैरह डिस्कस की थी। उसके न्यूमेरिकल भी है। अभी उसके न्यूमेरिकल नहीं कर रहे हैं। एक डेरिवेशन और हमारे पास है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की, जैसा कि आपको बताया था। जब ये दोनों डेरिवेशन मुकम्मल हो जाएंगे तो फिर दोनों के न्यूमेरिकल एक साथ डिस्कस कर लेंगे। किसी भी मरहले पे कोई प्रॉब्लम हो, सवाल समझ में ना आ रहा हो, तो आप बिल्कुल अपना हाथ रेस कर सकते हैं और हम इंशाल्लाह आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। आज जो टॉपिक मेरे बेटा डिस्कस करेंगे इसका नाम है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। क्या नाम मेरे बेटा इसका है? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का टॉपिक है जो हम जनाब डिस्कस करेंगे। और आप जानते हैं कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप 2 दफ़ा काम आती है साल में, रमज़ान का चांद देखने के लिए और ईद का चांद देखने के लिए। वैसे तो हर साल हर महीने चांद निकलता है, इन 2 महीने ज़रा शोर ज़्यादा होता है। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हम पढ़ेंगे आज जनाब। और बिल्कुल जिस तरीके से हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ा था, उसकी स्ट्रक्चर थी, प्रिंसिपल थी, वर्किंग था और उसकी मैग्नीफिकेशन का फार्मूला ड्राइव किया था, बिल्कुल इसी तरीके से जनाब, बिल्कुल सेम लॉजिक के अंदर हम जनाब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पढ़ेंगे। इसका प्रिंसिपल क्या होगा, इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, इसकी वर्किंग क्या होगी और जनाब इसकी मैग्नीफिकेशन का फार्मूला ड्राइव करेंगे। ओके जी, शुरू करते हैं जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं जनाब। टॉपिक का नाम है, जैसे कि बताया, पहले बात समझ लेंगे। चैप्टर 10 में हमने अब तक जो चीजें पढ़ ली है और क्या पढ़नी बाकी है, जरा इसको भी देख लीजिएगा। चैप्टर 10 जिसका नाम ऑप्टिक्स है, आप जानते हैं कि पहले हमने कुछ बेसिक डेफिनेशंस की थी लेंस के हवाले से। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होती है, वगैरह वगैरह आपको पता होनी चाहिए। इनको याद नहीं करना, इसको रट्टा वट्टा लगाने की जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है मेरे बेटा। फिर हमने एक टॉपिक और किया था जिसका नाम था मैग्नीफाइंग ग्लास। अगर आपको याद हो, इसका प्रिंसिपल, स्ट्रक्चर, वर्किंग की थी, मैग्नीफिकेशन लिखवा दी थी, ड्राइव करवाई नहीं थी। ये टॉपिक बेसिकली रेड्यूस कोर्स के अंदर है, जो आपने कोर्स रेड्यूस किया गया है उसमें ये टॉपिक चूंकि निकाल दिया गया है, लिहाजा इस टॉपिक को भी याद करने की जरूरत नहीं है। ये टॉपिक याद नहीं करेंगे आप, ठीक है जनाब। पढ़ाया इसलिए था कि ये माइक्रोस्कोप में इसको इस्तेमाल होना था, इसलिए इसको पढ़ाना जरूरी था। फिर हमने टॉपिक पढ़ा जिसका नाम था कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम होगा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। टोटली 4 ही टॉपिक है, देखा जाए तो बेसिकली 2 ही टॉपिक है। मैग्नीफाइंग ग्लास, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। मैग्नीफाइंग ग्लास आपका रेड्यूस कोर्स में है, निकाल दिया, ये तो शामिल ही नहीं है। अब बचे 2 टॉपिक, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप, दूसरा आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। कंपाउंड हमने पढ़ लिया है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आज हम पढ़ने जा रहे हैं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की अगर हम बात करते हैं मेरे बेटा, तो इसको उर्दू में कहते हैं फलकी दूरबीन। फलकी निकला है फलक से, फलक कहते हैं आसमान को, फलकी दूरबीन इसका उर्दू में नाम होता है, फलक कहते हैं आसमान को। और आसमान पर क्या होता है? आसमान पर होते हैं सूरज होता है, सितारे होते हैं, सैयारे होते हैं, ठीक है जनाब। तो एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो ऐसी बॉडीज को, सूरज को, चांद को, सितारों को, इनको कहते हैं हेवनली बॉडीज। An astronomical telescope is used to see heavenly bodies like stars, moons, planets। इन बॉडीज को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम हेवनली बॉडीज को, हेवनली बॉडीज कौन सी बॉडीज हो गई? सूरज है, सितारे हैं, ठीक है जनाब, चांद है, इनको देखने के लिए हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर कि स्ट्रक्चर क्या होगी। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जनाब ये जो होता है 2 कॉन्वेक्स लेंसेज पर मुश्तमिल होता है। जिस तरह माइक्रोस्कोप था बिल्कुल वैसे ही इट कंसिस्ट ऑफ 2 कॉन्वेक्स लेंसेज फिटेड एट द एंड्स ऑफ अ ट्यूब। एक ट्यूब के सिरे पर 2 लेंस लगे होते हैं। कौन से लेंस लगे होते हैं? कॉन्वेक्स लेंस लगे होते हैं। एक ट्यूब होती है, ट्यूब के सिरे पर 2 कॉन्वेक्स लेंस आपके पास लगे होते हैं। एक लेंस का नाम होता है
ऑब्जेक्टिव दूसरे का नाम होता है आईपीस। एक लेंस का नाम ऑब्जेक्टिव होता है, दूसरे लेंस का नाम आईपीस होता है। वो लेंस जिसकी डायरेक्शन ऑब्जेक्ट की जानिब हो। माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव होता था वो ऑब्जेक्ट के करीब होता था। यहाँ ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, चांद है, सूरज है, सितारे हैं, बहुत दूर है। लिहाजा इसकी तरफ उसकी डायरेक्शन करेंगे। क्या करेंगे? इसकी तरफ डायरेक्शन जिसकी तरफ होगी, इस लेंस का नाम होगा ऑब्जेक्टिव लेंस। जबकि दूसरा लेंस आंख के करीब होगा। दूसरा लेंस कहा होगा? द लेंस नियर द आई। जो लेंस हमने आंख के साथ लगाया हुआ है, जो लेंस हमने आंख के साथ जोड़ के रखा हुआ है, इसका नाम होता है आईपीस। और जो दूसरे एंड पर लेंस होगा उसका नाम हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। वो लेंस जो आंख के करीब है उसको ऑब्जेक्टिव कहा जाएगा। और जो लेंस आपका कहां पर है? ऑब्जेक्ट की जानिब है, टूवर्ड्स ऑब्जेक्ट है, उसकी डायरेक्शन ऑब्जेक्ट की जानिब है, उसका नाम हो जाएगा क्या मेरे बेटा? उसका नाम हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। जो फोकल लेंथ होती है ऑब्जेक्टिव की ज्यादा होती है, आईपीस की कम होती है। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज ग्रेटर देन फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। सुनना, तवज्जो देके गौर से, ध्यान से। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लॉन्ग होती है, बड़ी होती है। ये माइक्रोस्कोप का रिवर्स है। और फोकल लेंथ ऑफ आईपीस शॉर्ट होती है। फोकल लेंथ ऑफ आईपीस क्या होती है? शॉर्ट होती है। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव ज्यादा होती है। माइक्रोस्कोप में अगर आपको याद पड़े तो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ कम थी, आईपीस की ज्यादा थी। यहाँ रिवर्स है। ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ ज्यादा होती है और आईपीस की फोकल लेंथ हमारे पास कम होती है। दो लेंस हो गए हैं। एक का नाम आईपीस है जो आंख के करीब है, दूसरा ऑब्जेक्टिव है जो ऑब्जेक्ट की जानिब है। और ये दोनों एक ट्यूब के सिरे पे लगे हैं। दोनों लेंस के दरमियानी फासले को लेंथ ऑफ टेलीस्कोप कहा जाएगा। क्या बोलेंगे? लेंथ ऑफ टेलीस्कोप जनाब कहा जाएगा। अब आती है वर्किंग, के इसकी वर्किंग क्या होगी। इस ऑब्जेक्ट को हमने देखना है। कौन हमारा ऑब्जेक्ट है? हमारा ऑब्जेक्ट है सितारा, हमारा ऑब्जेक्ट है चांद, हमारा ऑब्जेक्ट है प्लेनेट। जिसको हमने देखना है ये बहुत दूर है। आप जमीन पे खड़े होकर चांद को देखते हो तो बहुत दूर है ना भाई। कितना फासला, पूछो आपसे कितना फासला है, तो नहीं बता सकते। हमने जितने डायग्राम वगैरह बनाई थी तो एक ऑब्जेक्ट का एफ होता है, 2f होता है, ऑब्जेक्ट 2f और f के करीब होता है, 2f के पीछे होता है। ये तो बहुत हमने इस तरह की डायग्राम बनाई थी। मगर इस मर्तबा हमारा ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, बहुत दूर हमारा ऑब्जेक्ट मौजूद है। और जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है तो उससे आने वाली रे एक दूसरे के पैरेलल होती है। कहाँ होती है? एक दूसरे के पैरेलल हमारे पास होती है। और जब कोई रे पैरेलल आ रही होती है तो वो हमेशा फोकस पे जमा होती है। कहाँ जमा होती है बेटा? हमेशा जो रे हमारे पास पैरेलल आ रही होती है वो रे कहाँ जमा होती है मेरे बेटा? वो रे हमारे पास जो होती है वो रे हमारे पास जनाब जमा होती है कहाँ पर? फोकस पे जमा होती है। सुनना जरा गौर से, डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस मौजूद है। इस लेंस का साइज मैंने बड़ा बनाया है, तवज्जो देखिए, गौर से देखिएगा। क्या नाम है इसका? ऑब्जेक्टिव लेंस नाम है। क्या नाम बेटा इसका है? ऑब्जेक्टिव लेंस है। यहाँ कहीं आपका बहुत दूर कहीं आपका कौन मौजूद है? ऑब्जेक्ट मौजूद है। कौन मौजूद है बेटा? आपका ऑब्जेक्ट है। और वो ऑब्जेक्ट कौन है? वो ऑब्जेक्ट जो आपका मौजूद है वो ऑब्जेक्ट आपका स्टार है, या ऑब्जेक्ट आपका जनाब जो है वो जो ऑब्जेक्ट आपका है वो ऑब्जेक्ट कौन है मेरे बेटा? स्टार या प्लेनेट आपका जो वो ऑब्जेक्ट है। और कितने फासले पर है? बहुत दूर है। बहुत दूर होने के मतलब कहाँ है मेरे बेटा? बहुत दूर होने के मतलब है कि कहीं इंफिनिटी पर मौजूद है। कहाँ मौजूद है मेरे बेटा? कहीं इंफिनिटी पर मौजूद है। जब कोई बीम ऑफ लाइट इंफिनिटी से आती है, जब कोई बीम ऑफ लाइट इंफिनिटी से आती है, यहां से लाइट आपकी आ रही है, तो वो कहाँ जमा होती है? वो फोकस पे जमा होती है। ये दोनों रे ऑलमोस्ट एक दूसरे के पैरेलल है। ये दोनों रे एक दूसरे के पैरेलल है। दूसरी बात ये समझिएगा कि जो हमने आपको रूल रेगुलेशन बनाए थे, वो रूल रेगुलेशन किसके हवाले से? रे डायग्राम के हवाले से। यहां पर वैलिड नहीं होंगे। यहाँ पर वैलिड इसलिए नहीं होंगे कि वो रूल रेगुलेशन उस वक्त इस्तेमाल होते हैं जब ऑब्जेक्ट लेंस के करीब होता है। यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट कहीं बहुत दूर है। ऑब्जेक्ट कहीं आपका बहुत दूर है, इन्फिनिटी पर है। और जब इन्फिनिटी से कोई रे आती है तो वो रे कहाँ पे जमा होती है? वो रे जमा होती है फोकस पे। कहाँ जमा होती है? बुनियादी तौर पे जो रे हमारे पास बनेगी
बुनियादी तौर पे जो रे बनती है वो सब के सब कहाँ जमा होती है, फोकस पे जमा होती है। आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पर इमेज बना के दिखा दिया है। दर हकीकत जो इमेज होता है वो बहुत ही छोटा होता है, पॉइंट की तरह होता है। क्या होता है? बहुत ही पॉइंट की तरह हमारे पास जब इमेज जो होता है, और ये इमेज कहाँ फॉर्म होता है? फोकस पे फॉर्म होता है। जो आपके जहन में खाका आ रहा होगा, आपके जहन में खाका ये आ रहा होगा कि ये वाला पॉइंट फोकस है। ये वाला पॉइंट फोकस नहीं है, पॉइंट फोकस ये वाला है। जो इमेज यहाँ, जो रे हमारे पास कन्वर्ज होगी, जमा होगी, वो फोकस पे जमा होती है। कहाँ जमा होती है बेटा? आपकी फोकस पे जमा होती है। सिर्फ आपको समझाने के लिए ये डायग्राम अलग से बनाकर इतना बड़ा आपको इमेज बना दिया है। दरअसल इमेज बहुत ही छोटा होता है। ये रे कहाँ कन्वर्ज होगी? फोकस पे कन्वर्ज होगी। कहाँ जमा होगी मेरे बेटा? जो आपके पास रेज आ रही है इन्फिनिटी से, वो जमा हो जाएंगी, जमा हो जाएंगी कहाँ पर? फोकस पर। और एक इमेज बन जाएगा आई क्यू। क्या बनेगा बेटा इमेज आपका? आई क्यू। अब यहाँ समझने की बात यह है कि जो पॉइंट क्यू है ना, वही एफ ओ है। जो एफ ओ है, जो फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव है, जो फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव है, उसी पर हमारी इमेज बनी है। फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव पर हमारी क्या बनी है मेरे बेटा? इमेज हमारे पास फॉर्म हुई है। ये जो पॉइंट मैंने लिखा है क्यू बोलूं या इसको एफ ओ बोलूं, इन दोनों के मतलब सेम है। इन दोनों के मतलब क्या है? इन दोनों के मतलब इक्वल है, इन दोनों के मतलब सेम है। और मेरे बेटा जो एंगल बनेगा, अगर मैं बगैर टेलीस्कोप के चांद को देखूं, अगर मैं बगैर टेलीस्कोप के चांद को देखूं तो जो एंगल बनेगा, और अगर दरमियान में टेलीस्कोप लगा दूं, तो दोनों सूरतों में जो एंगल बनेगा वो सेम बनेगा। ऐसा नहीं कि टेलीस्कोप लगाने से चांद नीचे आ जाएगा कि चांद ऊपर चला जाएगा। टेलीस्कोप सिर्फ दरमियान में आ जाती है, एंगल तब्दील नहीं होता। इस एंगल को अगर अल्फा कहा जाए, तो आपने थ्योरम पढ़ी थी एक, जब दो लाइनें कट करती हैं तो आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। ये अगर आपको याद पड़ता हो, आपने थ्योरम पढ़ी होगी मैट्रिक के अंदर कि अगर दो लाइनें कट करती हैं तो उनके अपोजिट एंगल, उनके आमने सामने के जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। लाइक दैट जो एंगल यहाँ बनेगा मेरे बच्चा, वही एंगल यहाँ बनेगा। ये दोनों एंगल बराबर होंगे, और किसके बराबर होंगे? अल्फा के बराबर होंगे। ये दोनों एंगल बराबर होंगे, जो अल्फा नाम दे देते हैं। अब आता है आई पीस। कौन आता है बेटा? अब आपका आई पीस आता है। आई पीस को इस तरीके से रखा जाता है। ये हमारा आई पीस है। कौन है बेटा आपके पास? ये आई पीस है। और तवज्जो से गौर से देखो तो ऑब्जेक्टिव का साइज ज्यादा है, आई पीस का साइज कम है। ऑब्जेक्टिव का साइज ज्यादा है, आई पीस का साइज कम है, यानी आई पीस की फोकल लेंथ कम होती है। आई पीस की फोकल लेंथ क्या होती है? कम होती है। ये लेंस आपका आई पीस है। ये लेंस क्या है बेटा आपका? आई पीस आपके पास है। ये लेंस आपका आई पीस है, इसकी फोकल लेंथ कम होती है। और आई पीस को ऐसे रखा जाता है, सुनना गौर से, आई पीस को ऐसे रखा जाता है कि जो इमेज फॉर्म होती है ऑब्जेक्टिव से, आई क्यू, ये आई पीस के भी फोकस पर होती है। सुनना जरा गौर से, तवज्जो से। ये जो आई पीस मैंने रखा है, ये मेरी मर्जी है ना भाई, आई पीस यहाँ रखूं, यहाँ रखूं, यहाँ रखूं, कहाँ रखूं, मेरी मर्जी है। आई पीस मैंने ऐसे रखा है, आई पीस को ऐसे एडजस्ट किया है कि जो इमेज थी आई क्यू, वो आई पीस के भी फोकस पे बनती है। कहाँ बनती है? आई पीस के भी फोकस पर फॉर्म होती है। अब समझने की बात यह है मेरे बच्चा कि ये जो पॉइंट है, एक ही पॉइंट है, इसी का नाम क्यू है, इसी का नाम एफ ओ है, और इसी का नाम एफ ई है। एक ही पॉइंट है, इसी का नाम एफ ओ है, यही एफ ओ है, यही क्यू है, यही एफ ई है। एक ही पॉइंट के तीन नाम है, एक ही पॉइंट के तीन नाम है। अब क्या होगा जब आईपीस को रखेंगे जब हम, तो इसके जरिए जनाब एक रे फॉर्म होगी। एक रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, सीधी जाएगी, और ये आपकी डायरेक्शन नजर आ रही है, ये ऊपर की तरफ है, इसको हमने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया है। और इस तरीके से हमने क्या किया है, यहाँ से एक और रे हमने बनाई है, और यहाँ कहीं आपकी इमेज फॉर्म हो जाती है। अब यहाँ जरा 400 से सुनिएगा। ये मैंने आपको बनाने के लिए इमेज तो बना दी, ये इमेज मैंने आपको यहाँ बना दी है, और आप गौर करेंगे तो ये मैंने डॉटेड से बनाई है। ये इमेज यहाँ मैंने डॉटेड लाइन से बनाई है। डॉटेड लाइन से बनाने का मतलब ये होता है कि ये मेरे बेटा इमेजिनरी लाइनें होती है। क्या होती है बेटा आपके पास? ये
ये आपके पास मेरे बेटा इमेजिनरी लाइंस होती हैं, और जो असल इमेज बनता है, मैंने तो आपको बनाने के लिए मिला दिया, मगर जो असल इमेज हमारे पास बनता है मेरे बेटा, जो इमेज है वो भी आपका इन्फिनिटी पर बनता है। जो इमेज फॉर्म होता है मेरे बेटा, ये इमेज भी कहाँ होता है, जो इमेज हमारे पास फॉर्म होता है वो इमेज भी हमारे पास कहाँ फॉर्म होता है मेरे बेटा, इमेज भी आपका जो है वो इन्फिनिटी में, ये इमेजिनरी है। जो इमेज फॉर्म होता है वो इमेज भी कहाँ फॉर्म होता है मेरे बेटा, इमेज भी इन्फिनिटी पर फॉर्म होता है। यही वजह है कि हमने लाइंस को डॉट से बनाया है, ये कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। अगर आप मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ डायग्राम देखेंगे तो आपको मुख्तलिफ तरह की डायग्राम नजर आएगी। ये रे सिर्फ आपको मैंने समझाने के लिए मिला दी है, हकीकत में ये रे मिलती नहीं है। हकीकत में ये रे जनाब आपके पास मिलती नहीं है। और अगर हम देखें मेरे बेटा, मुख्तलिफ किताबों में अगर आप देखेंगे तो मुख्तलिफ किताबों के हवाले से आपको मुख्तलिफ डायग्राम नजर आएंगी। कहीं आपको इस तरह की डायग्राम नजर आ जाएगी, ये भी चलेगी। कहीं आपको इस तरह की डायग्राम नजर आएगी टेलीस्कोप की, ये भी सही है। कहीं आपको इस तरह की डायग्राम नजर आएगी, ये भी सही है। ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर है, इमेज कहाँ फॉर्म होती है, इमेज भी आपकी इन्फिनिटी पर इमेज आपकी फॉर्म होती है। इस बात का ख्याल रखिएगा। ये इसकी डायग्राम के अंदर बड़े मसले मसाइल हैं, बहुत सारे किताबों के अंदर डिफरेंट तरह की जनाब वाली जो है वो डायग्राम नजर आती है। तो कोई आपको इशू नहीं है, सब दुरुस्त है, कोई गलत नहीं है। थोड़ी सी इसकी लेबलिंग कर लेते हैं मेरे बेटा। ये जो एंगल यहाँ हमारा फॉर्म होता है जब आईपीस के साथ, इस एंगल को कहते हैं बीटा। जब आईपीस के साथ एंगल बनता है, इस एंगल का नाम मेरे बेटा क्या होता है, आईपीस के साथ जो एंगल फॉर्म होगा, इस एंगल को क्या कहा जाएगा मेरे बेटा, ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को मेरे बेटा बीटा कहा जाएगा। और फर्दर अगर हम देखें मेरे बेटा तो तवज्जो देके देखिएगा, जो ऑप्टिकल सेंटर, जो आपका ऑप्टिकल सेंटर है किसका, ऑब्जेक्टिव के ऑप्टिकल सेंटर को x1 और आई पीस के ऑप्टिकल सेंटर को x2 कहते हैं। ये x1 कौन है मेरे बेटा, ऑप्टिकल सेंटर है किसका, ऑब्जेक्टिव लेंस का ऑप्टिकल सेंटर x1 है, और जो आई पीस है मेरे बेटा उसका जो ऑप्टिकल सेंटर है x2 है। जो इमेज बनी थी पहली ऑब्जेक्टिव से, वो बनी थी कहाँ मेरे बेटा, वो बनी थी जनाब आली फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव पर। और जो इमेज बनी थी आईपीस से, जो ऑब्जेक्ट था आईपीस के लिए, वो भी कहां पर था, फोकस पर था। यहाँ जरा एक छोटी सी डायग्राम आपको बना रहे हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं, जरा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये देखिए बेटा, यहां से लेकर यहां तक का जो फासला होगा, ये फासला एफ ओ के बराबर होगा। और इमेज से लेकर जो आईपीस तक का फासला है, ये फासला किसके बराबर होगा, ये फासला एफ ई के बराबर होगा। दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू एफ ई, ये फासला एफ ई के बराबर होगा, ये फासला आपका एफ ओ के बराबर होगा। जो फाइनल इमेज फॉर्म होती है वो कहीं इन्फिनिटी पर हमारे पास फॉर्म होती है। थोड़ी सी इसकी वर्किंग के ऊपर दोबारा वापस आते हैं और जरा देखते हैं कि वर्किंग हमारे पास जनाब क्या कहती है। द ऑब्जेक्ट टू बी व्यू, जिस ऑब्जेक्ट को हमने देखना है, जो कि प्लेनेट है या स्टार है, कौन है मेरे बेटा, प्लेनेट है या स्टार है, आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, कहीं बहुत दूर मौजूद है। देयर फॉर रेज कमिंग फ्रॉम देम, लिहाजा उनसे आने वाली रेज आर ऑलमोस्ट पैरेलल। क्या है बेटा, ये ऑलमोस्ट आपकी पैरेलल है। दीज रेज आर फोकस, जी बोले। सर तो हमें कैसे पता चलेगा हमें रेस किस डायरेक्शन से लानी है, जब डायग्राम में आपने रेस बनाई ना, तो हमें कैसे पता चलेगा हमें कि कितने डिस्टेंस पर किस डायरेक्शन से नहीं नहीं, रेस ये आनी जो है। रेज है मेरे बेटा, अगर हम देखें यहाँ डायग्राम पे आ जाए तो अगर आप गौर से देखो तो ये रे मैंने बना दी है पैरेलल। पैरेलल के मतलब है कि ये आगे चली चली जा रही है, चली चली जा रही है। आप इतनी सी बना दी, यहाँ तक बना दे, ठीक है जनाब। ये दोनों रे पैरेलल होनी चाहिए। ये कहाँ पर है ये तो हमें पता ही नहीं कहाँ पर है, क्योंकि ये तो कहीं इन्फिनिटी पर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मौजूद है। ऑब्जेक्ट तो बनेगा ही नहीं इसके अंदर, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं ना इसके अंदर। ऑब्जेक्ट हमें नजर ही नहीं आ रहा, मैंने कहीं ऑब्जेक्ट बनाया नहीं है। बस यहाँ से आपने दो लाइनें पैरेलल बनानी है। और यहां पर भी ये दो लाइनें अगर आपकी मिल गई तो ठीक है, ना मिले, दो लाइनें सीधी जा रही हैं तो आप सीधी जाने दें, इसमें भी कोई इशू वाली बात नहीं है। ये दो लाइनें पैरेलल भी हो सकती हैं, ये दो लाइनें आपकी पैरेलल लाइनें भी आपकी जनाब ये दो हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है, मैं आपको समझा देता हूं, मैं आपको समझा देता हूं। ऐसा भी हो सकता है कि जब आप रे डायग्राम बनाए तो रे डायग्राम बनाने के नतीजे में यहां से जो दोनों रे आपके पास आ रही हैं, सुनो बेटा गौर से,
एक रे ये आपके पास जा रही है, एक रे ये जा रही है, और जो दूसरी रे हमारे पास मेरे बेटा आ रही है, वो हो सकता है कि ये दोनों रे आपके पास आ जाए पैरेलल। क्या आ जाए मेरे बेटा? ये दोनों रे आपके पास पैरेलल भी जाएंगी और नहीं मिलेंगी तब भी चलेगा। इन रे का मिलना जरूरी, इन रे का मिलना जरूरी नहीं होता है। और जहां तक ऑब्जेक्ट का ताल्लुक है, तो ऑब्जेक्ट कहीं इनफाइनाइट, कहीं बहुत दूर कहीं ऑब्जेक्ट आपका जो है वो मौजूद होगा, और आपको ऑब्जेक्ट बनाने की, समझाने की, दिखाने की जरूरत नहीं है। नाउ देन, हम वर्किंग के ऊपर थे। The rays are brought to the principal focus of the objective lens and it forms a real and inverted and diminished image. real image होगी, virtual real होगी, inverted होगी, diminish होगी, साइज में छोटी होगी। चांद वैसे तो बहुत बड़ा, इंसान चांद पे जाता है और जमीन जितना चांद है, मगर हमें नजर तो प्लेट जैसा आता है, छोटा सा नजर आता है। तो जो इमेज बनती है वो बहुत ही असल ऑब्जेक्ट के मुकाबले में बहुत ही छोटी होती है। आई पीस इज सो एडजस्टेड, आई पीस को ऐसे रखा जाता है, द इमेज ऑब्टेन फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव इज फॉर्म्ड एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द आई पीस। और इस तरीके से रखा जाता है कि जो इमेज फॉर्म होती है, आईपीस ऐसे रखा है कि जो इमेज थी ऑब्जेक्टिव की वो इसकी फोकस पे बनती है, और आईपीस वर्चुअल, इरेक्ट और वेरी लार्ज मैग्निफिकेशन की इमेज इन्फिनिटी पर बनाता है। फिर देख लो गौर से, यहाँ इस लफ्ज पे फोकस कीजिएगा, गौर से देखिएगा, मैंने मेंशन किया है इमेज कहाँ फॉर्म होगी, इन्फिनिटी पर फॉर्म होगी। आपको समझाने के लिए, बताने के लिए मैंने रे मिला दी है, वरना असल में रे मिलती नहीं है, असल में रे मिलती नहीं है। ये दोनों रे हमारे पास पैरेलल होती है। और जैसा कि अगर आप देखें मेरे बेटा के एक और डायग्राम अगर आप देखें, जो मैंने आपको शायद पहले कहीं मेंशन की थी, एक और डायग्राम अगर आप इस बार डायग्राम को देखें, तो ये दोनों रे दरअसल पैरेलल हो जाती है। और कहाँ फॉर्म होता है इसका इमेज? इसका इमेज कहीं इन्फिनिटी पर जाकर फॉर्म होता है। लिहाजा ये दोनों रे मीट भी नहीं करेंगी, ये दोनों रे आपके पास मिलेंगी भी नहीं। मगर बहल हमने समझाने के लिए आपको मिला के दिखा दी थी, मगर ऐसे नहीं भी मिलेंगी तो आपको बताने की कोई खास जरूरत है नहीं। ये आपके पास इसकी छोटी सी वर्किंग है। कंपेटिवली ये माइक्रोस्कोप के मुकाबले में बहुत ज़्यादा आसान है, सिंपल है, सीधा है। याद करेंगे तो मामला आसान हो जाएगा। डायग्राम में भी इसकी कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि माइक्रोस्कोप में आपको डायग्राम मिलानी पड़ती थी, यहाँ आपको डायग्राम मिलानी नहीं है। ये मिल गई तो मिल गई, नहीं मिली तो पैरेलल जा रही है, पैरेलल जाने दे, कोई इशू वाली बात नहीं है। अब असल समझने की बात यह है कि जब हम ये एंगल, जो एंगल फॉर्म होगा, एक एंगल अल्फा होगा, एक एंगल क्या होगा बेटा हमारा? अल्फा होगा। जब हम माइक्रोस्कोप के, जब टेलीस्कोप के बगैर देखेंगे और मैग्नीफाइंग ग्लास से यानी आईपीस से जो एंगल बनेगा वो एंगल बीटा होगा। अब हमने क्या करना है मेरे बेटा? इसकी मैग्निफिकेशन का फार्मूला ड्राइव करना है। क्या करना है हमने? इसकी मैग्निफिकेशन का फार्मूला ड्राइव करना है कि इसकी मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या होता है। एंगुलर मैग्निफिकेशन का जो बुनियादी फार्मूला होता है वो होता है एंगल बीटा अपॉन एंगल अल्फा। मैग्निफिकेशन का जो बुनियादी फार्मूला होता है मेरे बेटा वो क्या होता है? एंगल बीटा अपॉन एंगल अल्फा होता है। एंगल बीटा अपॉन एंगल अल्फा जनाब फार्मूला होता है मैग्निफिकेशन का। इसको नाम दे देते हैं 1। अब देखते ये है मेरे बेटा कि एंगल अल्फा कहाँ बन रहा है, एंगल बीटा कहाँ बन रहा है। ट्रिग्नोमेट्री के मुताबिक हम जानते हैं कि टेंजेंट थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। किसके बराबर होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस के जनाब बराबर होता है। और अगर हम फिगर में देखें, एक ट्राइंगल है IX1Q। अब चूंकि सामने डायग्राम नहीं है, हम दोबारा डायग्राम के ऊपर वापस जाते हैं और बात कर रहे हैं किस ट्राइंगल की मेरे बेटा? ट्राइंगल IX1Q। किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं? IX1Q। जरा पहचानना, डायग्राम में बनाने की कोशिश करता हूं, समझना बेटा। ये ट्राइंगल बन रहा है, ये I है मेरे बच्चा, ये X1 है, ये Q है। ये IX1Q इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। ये I है, ये X1 है, ये Q है। फिर देख लो, ये पॉइंट I है, ये पॉइंट X1 है, ये पॉइंट Q है। एंगल के सामने वाले को परपेंडिकुलर कहते हैं, एंगल के सामने वाले को परपेंडिकुलर कहते हैं। जिस पर एंगल बनता है उसको बेस कहते हैं। एंगल के सामने वाले को परपेंडिकुलर कहते हैं, यानी परपेंडिकुलर कौन है? IQ है। परपेंडिकुलर कौन है? परपेंडिकुलर हमारा IQ है। बेस कौन है मेरे बेटा? X1 से लेकर जो Q तक का फासला ये बेस है। X1 से लेकर Q तक का फासला, ये जो फासला आपका बन रहा है, अगर आप देखो तो मैं एक डायग्राम आपको और यहाँ पे बना देता हूं।
ये जो फासला आपका बन रहा है यहां से लेके यहां तक, ये फासला आपका बेस है। ये फासला क्या है मेरे बेटा आपका? ये जो फासला आपके पास है मेरे बेटा, ये बेस है। ये जो फासला आपका बन रहा है इसका नाम बेस है। और जो ये वाला फासला यहाँ से यहाँ क्रिएट हो रहा है एंगल के सामने है, ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर आई क्यू है। बेस किसके बराबर है? x1 से लेकर q के बराबर है। और x1 से लेकर q दरअसल किसके बराबर है? FO के बराबर है। किसके बराबर है? x1 से लेकर जो q तक का फासला है वो किसके बराबर है मेरे बेटा? वो मेरे बेटा बराबर है किसके? FO के बराबर है। किसके बराबर है? FO के बराबर है। लिहाजा अगर हम दोबारा वापस जाएं और जहां हम मैग्निफिकेशन डिस्कस कर रहे थे, यहां पर मेरे बेटा अगर हम इसकी मैग्निफिकेशन को देखने की कोशिश करें, इन ट्राइंगल आई एक्स वन क्यू, अगर ट्राइंगल आई एक्स वन क्यू की बात करें तो टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर, मैंने कहा था कौन था, यहां था ना बेटा ये वाला परपेंडिकुलर मेरा आई क्यू था। परपेंडिकुलर आई क्यू था, बेस x1 से लेकर q था। बेस कौन था? x1 से लेकर q था। और x1 से लेकर, और अगर एंगल स्मॉल हो, अगर एंगल स्मॉल होता है, ये हमने आपको माइक्रोस्कोप में भी बताया था, एंगल स्मॉल होता है तो टेंजेंट ऑफ अल्फा अल्फा के बराबर हो जाता है। टेंजेंट ऑफ अल्फा अल्फा के बराबर हो जाता है, जबकि x1 से लेकर जो q तक का फासला था वो FO के बराबर था। जो x1 से लेकर q तक का फासला था, बताया था बेटा आपको मैंने कि जो x1 से लेकर q तक का फासला था वो किसके बराबर है? ये फासला मेरे बेटा आपका FO के बराबर है। फार्मूला क्या बन जाएगा? फार्मूला हमारे पास हो जाएगा जो टेंजेंट ऑफ अल्फा था, जो टेंजेंट ऑफ अल्फा था उसकी जगह पर अल्फा आ जाएगा, आई क्यू की जगह पर क्या आ जाएगा? आई क्यू रहेगा। और x1 क्यू की जगह पर FO आ जाएगा। x1 क्यू की जगह पर FO आ जाएगा। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्या नाम दे देते हैं बेटा इसको? इक्वेशन नंबर 1 का जनाब इसको नाम जो, इक्वेशन 2 का इसको नाम जो वो दे देते हैं। इसी तरीके से हमारे पास एक और ट्राइंगल बनेगी जिसका नाम है ट्राइंगल IX2Q। कौन सी ट्राइंगल बनेगी? IX2Q। दोबारा वापस डायग्राम पे आते हैं और जनाब बात करते हैं किस ट्राइंगल की? ट्राइंगल X1Q की जनाब जो वो बात करते हैं, इसको बिठा देते हैं। अब ये कौन सी ट्राइंगल की बात कर रहे हैं भाई, जरा गौर से देखना। ट्राइंगल IX2Q, यानी कि यहां से देखना बेटा, ये ट्राइंगल की बात हो रही है। ये I है, ये X2 है, ये Q है। ये I है, ये X2 है, ये Q है। इसमें जो एंगल के सामने वाला है परपेंडिकुलर आई क्यू होगा। परपेंडिकुलर कौन होगा बेटा इसके अंदर? तवज्जो देके गौर से देख ले, परपेंडिकुलर कौन होगा इसके अंदर? इसमें जो परपेंडिकुलर है ये आई से लेके क्यू तक परपेंडिकुलर है। और इसका जो बेस होगा वो क्या होगा? क्यू से लेके एक्स टू होगा। क्यू से लेकर एक्स टू हमारे पास होगा। कहा होगा मेरे बेटा? क्यू से लेके एक्स टू हमारे पास होगा। और क्यू से लेकर जो एक्स टू तक का फासला होता है वो एफ ई के बराबर होता है। क्यू से लेकर x2 तक का जो फासला होता है वो किसके बराबर होता है मेरे बेटा? एफ ई के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? एफ ई के जना बराबर होता है। अगर हम दोबारा फिगर के ऊपर जाते हैं, डायग्राम के ऊपर जाते हैं, तवज्जो देके देखिएगा मेरे बेटा, जहाँ डेरिवेशन कर रहे थे। फ्रॉम फिगर इन ट्राइंगल आई एक्स टू क्यू टेंजेंट बीटा आई क्यू अपॉन x2 के बराबर है। टेंजेंट बीटा आई क्यू अपॉन x2 के बराबर है। टेंजेंट ऑफ बीटा बीटा के बराबर होता है। x2 क्यू एफ ई के बराबर है। x2 क्यू किसके बराबर है मेरे बेटा? एफ ई के जनाब बराबर है। लिहाजा एंगल बीटा किसके बराबर होगा? आई क्यू अपॉन एफ ई के बराबर होगा। क्या होगा? आई क्यू अपॉन एफ ई के जनाब बराबर हो जाएगा टेंजेंट बीटा की वैल्यू। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। और इसके बाद क्या करते हैं मेरे बेटा? वैल्यू पुट कर देते हैं किसकी? बीटा की और अल्फा की वैल्यू को उठाकर, जो इक्वेशन 1 था, फार्मूला क्या था? एंगल बीटा अपॉन एंगल अल्फा हमारे पास फार्मूला था। इसके अंदर हम क्या करते हैं? वैल्यू पुट कर देते हैं किसकी? बीटा की और अल्फा की जनाब वैल्यू पुट कर देते हैं। तो बीटा अपॉन अल्फा था, बीटा की जगह पर क्या आ गया? बीटा की जगह पर हमारे पास मेरे बेटा आ गया है, क्या आ गया है भाई? बीटा की जगह पे हमारे पास आ गया है आई क्यू अपॉन एफ ई। और जो अल्फा था हमारे पास, उस अल्फा की जगह पर हमारे पास क्या आ गया है? आई क्यू अपॉन एफ ओ। क्या आ गया बेटा? आई क्यू अपॉन एफ ओ आ गया। ये डिवाइड के नीचे डिवाइड है, सुनना गौर से, डिवाइड के नीचे डिवाइड है। और आप जानते हैं जब किसी चीज को डिवाइड से मल्टीप्लाई में लेके आते हैं तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है।
जब डिवाइड से मल्टीप्लाई में लेके आते हैं तो क्या होता है मेरे बेटा, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे बेटा, जो आई क्यू अपॉन एफ ओ था, जो आई क्यू अपॉन एफ ओ था पलटेगा तो क्या हो जाएगा, ये एफ ओ ऊपर आ जाएगा, आई क्यू नीचे आ जाएगा। एफ ऊपर आ जाएगा, आई क्यू कहाँ आ जाएगा, आई क्यू हमारे पास नीचे आ जाएगा। इसका फायदा क्या हो गया, इसका फायदा क्या हो गया, आई क्यू ऊपर था, आई क्यू नीचे था, आई क्यू से आई क्यू कैंसिल हो जाएगा और क्या बच जाएगा मेरे बेटा, सिर्फ क्या बच जाएगा, सिर्फ हमारे पास बच जाएगा एफ ओ अपॉन एफ ई। क्या बच जाएगा मेरे बेटा, एफ ओ अपॉन एफ ई हमारे पास बच जाएगा। इससे पता चल रहा है कि मैग्निफिकेशन एफ ओ अपॉन एफ ई के बराबर है। एफ ओ के मतलब क्या है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव है। एफ ई के मतलब क्या है, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस है। ऊपर वाले चीजों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वैल्यूज, नीचे वाले के इनवर्सली होती है। इसका मतलब क्या हो गया, मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफ ओ के। ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ जितनी ज्यादा होगी, मैग्निफिकेशन इतनी ज्यादा होगी। और ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ जितनी ज्यादा होगी, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ जितनी ज्यादा होगी, इतनी ज्यादा मैग्निफिकेशन होगी। आईपीस की फोकल लेंथ जितनी कम होगी, इतनी मैग्निफिकेशन ज्यादा होगी। मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव के फोकल लेंथ के डायरेक्टली होती है और आईपीस के फोकल लेंथ के इनवर्सली होती है। अब आता है लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। जिस तरह हमने लेंथ निकाली थी ना माइक्रोस्कोप की, वैसे ही निकाल ली है लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। दोनों लेंस के दरमियानी फासले को, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और आई पीस के दरमियान जो लेंथ होती है, फासला होता है, इसको लेंथ ऑफ टेलीस्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसको लेंथ ऑफ टेलीस्कोप कहा जाता है। अगर हम दोबारा मेरे बेटा फिगर के ऊपर जाएं तो एक लेंस ऑब्जेक्टिव रखा हुआ एक्स वन के ऊपर। ऑब्जेक्टिव कहाँ रखा है मेरे बेटा, ऑब्जेक्टिव रखा है हमारा x1 के ऊपर और आईपीस कहाँ रखा है x2 के ऊपर। इसका मतलब लेंथ कहाँ से कहाँ होगी मेरे बेटा, ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस आपका लेंथ कहलाएगा। x1 से लेकर x2 तक, x1 से लेकर x2 तक का जो फासला है लेंथ कहलाएगा। और मेरे बच्चा अगर हमने x1 से x2 जाना है, एक ऑप्शन तो ये कि मैं पहले x1 से q चले जाए और फिर क्या करें, q से x2 चले जाए। पहले क्या करें, x1 से q पे चले जाए, फिर q से क्या करें, x2 पे चले जाए। यानी x1 से लेकर x2 तक का फासला, x1 से लेकर x2 तक का फासला x1 से q और q से x2 के बराबर है। और जो x1 से q का फासला है वो किसके बराबर है, वो FO के बराबर है। और q से लेके x2 तक का फासला किसके बराबर है, FE के बराबर है। देख लो बेटा गौर से, डायग्राम में देख लो कि x1 से लेके x2 तक के फासले को x1 से q, q से x2 लिखा जा सकता है। और x1 से q FO के बराबर है और q से x2 आपका FE के बराबर है। लिहाजा जरा तवज्जो देके गौर से देखिएगा। दोबारा अपनी लेंथ के ऊपर हम आते हैं। फ्रॉम फिगर L बराबर है x1 से लेके x2 तक। और अगर x1 से x2 जाना है, अगर x1 से x2 जाना है तो पहले x1 से q चले जाते हैं, फिर q से x2 चले जाते हैं। x1 से q चले जाते हैं, q से x2 चले जाते हैं। मगर x1 से q तो FO के बराबर है, q से x2 FE के बराबर है। लिहाजा मेरे बेटा जो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप है, जो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप है, इसका जो फार्मूला हमारे पास है वो किसके बराबर हो जाएगा भाई, इसका जो फार्मूला हमारे पास है किसके बराबर हो जाएगा, एफ ओ प्लस एफ ई के बराबर हो जाएगा। क्या होगा मेरे बेटा, एफ ओ प्लस एफ ई के बराबर हो जाएगा। तो लेंथ जो होती है वो एफ ओ प्लस एफ ई के बराबर होती है। क्या होती है, लेंथ जो होती है एफ ओ प्लस एफ ई के जरा बराबर होती है। देखो बेटा पढ़ा दिया है क्लास में, आप कर यहाँ पे आपका टॉपिक जरा मुकम्मल हो गया है। हमने इसकी मैग्निफिकेशन, प्रिंसिपल, स्ट्रक्चर, वर्किंग, तमाम बातें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। अब यहाँ